आप दीवारों को देखेंगे तो दीवारों से जो है प्लास्टर झड़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ बिल्कुल से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कभी भी कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कंप्लेंट कर देते हैं तो ठीक टाइम तो कर देते हैं, फिर बाद में फिर वही की वही समस्या। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। नोएडा के सोसाइटियों का हाल और वहाँ के जो सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनका हाल हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। ऐसे में मैं इरोस संपूर्णम सोसाइटी में हूँ। वहाँ के कुछ लोग हैं हमारे साथ और ये समस्याएं मैं आपको फुटेजेस में दिखाऊंगा ही कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। पहले इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम दीपांकर कुमार है। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की, थोड़ी बताइए। यहाँ की समस्याएं जो हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यदि हम गिने प्रॉपरली तो लिफ्ट जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी हालत जर्जर है। आप दीवारों को देखेंगे तो दीवारों से जो है प्लास्टर झड़ रहे हैं, पेंटिंग अभी तक नहीं हुआ है। बेसमेंट में लीकेज जो है हर जगह है। यदि आप बारिश के मौसम में आते तो आपको लगता कि पूरा तालाब है नीचे में, ठीक है। उसके बाद जो है जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी ठीक से नहीं है, टाइलें उखड़े पड़े हैं फ्लोर्स के, ठीक है। तो ऐसे करके तमाम समस्याएं जो हैं, ये किड्स की जो प्ले ग्राउंड एरिया है उसके पूरे मैट्स जो है वो निकले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है। जगह जगह दीवारें, जगह जगह जो रेलिंग्स होती हैं वो टूटी पड़ी हैं। तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ बिल्कुल से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। क्या जब आप लोगों ने यहाँ फ्लैट्स लेना शुरू किया था तो आप लोगों को क्या क्या वादे किए गए थे और अब उन वादों पे किस तरीके से काम हो? देखिए, जो जब हम लोग फ्लैट्स, ये स्थिति बनी कब से हुई है? देखिए ये स्थिति तो शुरुआती 2017 से ही बना हुआ है, ठीक है। मैं आया हूँ 2018 के जनवरी में, लेकिन जैसा सभी लोग बोलते हैं 2017 में भी वही स्थिति थी। और जब मैं 2018 में आया हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो उस समय से मैं यही देख रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं बनी की बनी पड़ी हुई हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले 18 अप्रैल को, मतलब एग्जैक्ट डेट एक दो दिन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल में हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को डाला था 2018 में, ठीक है। उसके बाद बिल्डर की तरफ से आया कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन फिर कोई काम नहीं हुआ। 2019 में हम लोग बिल्डर के साथ में, हमारा जो डायरेक्टर जो हैं बिल्डर के, वो आए, हम लोगों के साथ में बैठक हुई। फिर 20 से 25 मुद्दे को पे बात की गई, लेकिन उस पर भी 3-4 मुद्दों पे काम हुआ, बाकी बिल्कुल नहीं हुआ। फिर जो है 2000, चूँकि मैं एओए का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी एओए की टीम पिछले 2 साल से है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर मार्च 2023 में एक 27 पॉइंट पर हम लोगों ने काम के लिए साइन किया था बिल्डर से। उसमें लिफ्ट भी थी, उसमें दीवारों की पेंटिंग भी थी, उसमें लीकेज की, बेसमेंट लीकेज की थी, रोड की मरम्मत थी। तो वो सब उसमें पूरा जो है परफॉर्म नहीं किया गया बिल्डर के द्वारा। और उनका एक ही डिमांड है बार बार कि अभी हमारा ₹1.95 है, ठीक है, पर स्क्वायर फीट, प्लस और भी चीज़ें लेते हैं, जैसे जीएसटी लग गया और उसका सिंकिंग फंड लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली ₹2.65 से लेकर के ₹2.68 पर स्क्वायर फीट जो है हमारा रेट चल रहा है मेंटेनेंस चार्जेस का। लेकिन अब वो जो ये ₹1.95 है उसको वो बढ़ा के करना चाहते हैं ₹2.50, और बार बार एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। जो प्रोजेक्ट की दिक्कत है उसको मेंटेनेंस कैसे सुधारेगा? यदि बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग से है, डिज़ाइन का फ्लॉ है यदि, तो उसको, वो तो प्रोजेक्ट का काम हो गया, उसमें मेंटेनेंस कैसे सुधरेगा? हालांकि उसके बावजूद हम लोगों ने क्या किया था कि बिल्डर के 2 आदमी और हमारे एओए के तरफ से 3, एक संयुक्त समिति बनाई गई थी जिन्होंने टेंडर पब्लिश किया। 8 कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो हमारा खर्चा आ रहा था वो आ रहा था ₹1.78। जो अभी वो ले रहे हैं ₹1.95 प्लस 20 पैसा सिंकिंग फंड और इंश्योरेंस का 7 पैसा ले रहे हैं, और फिर उस पर जीएसटी लग रहा है। तो हमारा जो टेंडर हुआ उससे हमारा प्राइस नीचे आ रहा है, और वो बोल रहे हैं कि और बढ़ाओ इसको। उसके बाद उनके द्वारा धमकियां ये दी जा रही हैं कि यदि आप ₹2.50 नहीं करते हो तो हम मेंटेनेंस को यहाँ से हटा लेंगे, या तो आप ₹2.50 दो, नहीं तो ऐसे जिस स्थिति में है उस स्थिति में बिल्डिंग को ले लो। तो हमने उनको बोला कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में एक प्रावधान है हैंडओवर और टेक ओवर का। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं एओए को, उसके बाद जो है उसकी ऑडिट होगी। ऑडिट में जो खराब है, जो प्रोजेक्ट में आपने खराब है या जो मिसिंग है, जो आपने प्रोजेक्ट में अप्रूव करवाया है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से,
उसको जो है आप पूरा करके फिर हमें दें और मरम्मत करके पूरा करके दें, फिर हमारा हैंडओवर शुरू होता है। लेकिन बिना मरम्मत के ही बोल रहे हैं। बिना मरम्मत के लिए ही बिना मरम्मत के ही बोल रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी हमारा जो है यहाँ पे जिसको ये क्लब बोल रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो है ये अप्रूवल हुआ है कम्युनिटी सेंटर के नाम से। ये जो है आपका क्लब जो है वो कॉमर्शियल पार्ट होता है और जो कम्युनिटी सेंटर है वो कॉमर्शियल नहीं होता है। कोई भी जब प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से ये है कि आपको एक कम्युनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा। अभी वो बोल रहे हैं कि हमने क्लब बनाया है और 1.5 लाख रुपया प्रति फ्लैट ऑनर हम चार्ज करेंगे मेंबरशिप चार्जेस, जबकि 1.5 लाख रुपए प्रति 1.5 लाख रुपया प्रति फ्लैट ऑनर, जबकि उनका जो अप्रूवल हुआ है वो कम्युनिटी सेंटर के नाम से हुआ है और वो क्लब मेंबरशिप चार्जेस लेना चाहते हैं। हालांकि क्लब कम्युनिटी सेंटर के चार्जेस नहीं होते हैं क्योंकि वो तो ओपन टू ऑल होता है, लेकिन उनको एक कमाई का जरिया चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो केवल कम्युनिटी सेंटर के नाम पे करवा लिया और बना क्लब लिया। हाँ। और आप लोगों से क्लब के नाम पे पैसा ले रहे हैं, जबकि हकीकत में अगर ऑन डॉक्यूमेंट देखा जाए तो क्लब है ही नहीं। क्लब है ही नहीं ऑन डॉक्यूमेंट, वो कम्युनिटी सेंटर है। अभी हम रेरा सेंटर में, रेरा के वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर हम देख सकते हैं कि वो कम्युनिटी सेंटर है। तो ये सब चीज़ तो आपके पास क्या क्या समस्याएं हैं आप बताइए। आप तो नंबर ऑफ स्टाफ यहाँ पे बहुत कम है। जितने भी आपके क्लीनिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो बहुत ज़्यादा कम है। सिक्योरिटी भी यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है। और जितना भी आपने अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया ही आपको, जितनी भी समस्या है हमने विजुअल भी आपको दे दिया। कभी भी कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जी आप बताइए। यहाँ पे पहले तो सिक्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिफ्ट में कैमरा है, ऑन फ्लोर नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी के साथ अगर मान लीजिए कोई बच्चे ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है। यहाँ पे ये समस्या बहुत बड़ी है सिक्योरिटी को लेकर। बच्चों की सेफ्टी को लेकर के क्वेश्चंस खड़े। मैं दुर्गेश खंडेलवाल। जब हमने यहाँ पे लिया था तो सपने दिखाए गए थे, यहाँ स्विमिंग पूल बच्चों के लिए होगा, क्लब हाउस होगा, लेकिन आज तक 6-7 साल हो गए, ना तो क्लब हाउस में हमें देखने को मिला है, ना पैर रखने को। और अभी जो है स्विमिंग पूल अभी तैयार है, पता नहीं कब हैंड ओवर होगा। ये हमारे लिए 6-7 साल जो आए हुए हैं उनके लिए सपना ही है कि हम लोग कहते हैं कि भाई आएगा, और वो कब आएगा, कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इस पे जल्दी से जल्दी अपना सोसाइटी मेंटेनेंस हमको हैंड ओवर करे, क्लब हाउस और क्लब हाउस नहीं, जो भी कम्युनिटी सेंटर और स्विमिंग पूल। जी सर बताइए। ये लिफ्ट की समस्या है। कई बार मैं लिफ्ट में फंस चुका हूँ। वाई 4-1000 में रहता हूँ और कंप्लेंट कर देते हैं तो ठीक उस टाइम तो कर देते हैं, फिर बाद में फिर वही की वही समस्या। और नीचे गंदगी है बहुत ज़बरदस्त। हमारे मतलब बेस उस फ्लैट के मतलब लिफ्ट के नीचे ही वो बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब कूड़ा घर। उसमें इतनी बदबू है, इतना मतलब बहुत बुरा हाल है, और पानी वगैरह की जगह जगह रुका हुआ है, मतलब दिक्कत बहुत ज़बरदस्त। लिफ्ट और स्लम्स में कोई अंतर नहीं छोड़ा गया है मेरे हिसाब से। जी तो आपने सुन ही लिया कि इस इरोस ग्रुप के द्वारा जो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, अपने आप में अगर बिल्डर्स की बात की जाए तो इरोस ग्रुप मेरे हिसाब से बहुत टॉप मोस्ट बिल्डर्स में आने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े विस्मयादिबोधक चिन्ह खड़े होते हैं कि किस प्रकार से इरोस ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। सोसाइटी में जो चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए उस पर काम हो नहीं रहा है। एक्स्ट्रा पैसे लिए जाने की बात हमेशा की जा रही है, लोग इस चीज़ से परेशान हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ग्रुप के बारे में और इस इस सोसाइटी के बारे में जो समस्याएं आ रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।